हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान गोष्ठ। फिलहाल मैं हूं अभी भूसावल रेलवे स्टेशन पे। सुबह करीब 6 बजने वाले हैं और आज ना मैं जर्नी करने वाला हूं इस रीजन से दिल्ली को जोड़ने वाली एक स्पेशल ट्रेन में, और वो ट्रेन है लेजेंडरी गोंडवाना एक्सप्रेस। तो और ये ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे यहाँ भूसावल से खुलती है और कल सुबह 5 बजे पहुँचेगी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले देखते हैं कि आज आपको इस व्लॉग में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको देख करके मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा 50 मिनट का होने वाला है, तो आराम से धैर्य से देखिएगा, आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। आराम से आराम से आराम से। ये देखो, ये फिर से चेन पुलिंग, ये तीसरी बार हो रहा है इस जर्नी में कि 3 बार इस ट्रेन की चेन पुलिंग जो है वो हुई है। आपके किसी सगे संबंधी ने चेन पुलिंग की है क्या? पर हाँ, मौसम जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। मौसम मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी बिल्कुल कि बारिश जो है वो देखने को मिलेगी हमें। भी जब ऑर्डर करना ऑनलाइन तो ज़ोमैटो कभी उस पर ऑर्डर मत करना। ज़ोमैटो अगर आए अगर आपके उस पर लिस्ट पे, तो ज़ोमैटो से ऑर्डर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ज़ोमैटो है ना। और बात करें अगर रूट की ना, तो रूट बड़ा ही इंटरेस्टिंग। एक तो दिन की जर्नी में ना ये रूट जो है वो मुझे मिलने वाला है, जहाँ पे मैं शेगांव, अकोला और ये वर्धवा रूट जो है वो मैं देखने वाला हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। बाकी उसके बाद तो नागपुर के बाद का जो रूट है वो तो आप सभी जो है वो बहुत बार आपने देखा ही होगा। तो हाँ, ये रूट दिन के वक्त में देखने को मिलेगा, इसलिए ये ट्रेन मुझे बहुत ही बेस्ट लगी। और हाँ, इस ट्रेन को प्रायोरिटी जो है वो मिलती है हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स में। और मैंने सुना है कि ये कुछ 2-3 ट्रेनों को ओवरटेक भी करती हैं। वो कौन सी ट्रेनें हैं वो तो मैं आपको वीडियो में आगे ही दिखाऊंगा। फिलहाल आज की जर्नी जो है वो मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो मैं कल दोपहर में यहाँ पहुँच गया था और बाहर कहीं स्टे करने से अच्छा मैंने सोचा चलो स्टेशन के अंदर ही स्टे करता हूँ। तो रिटायरिंग रूम जो है वो मैंने बुक कर दिया था और कुछ ऐसा था मेरा डॉर्मेट्री। बस हाँ, टॉयलेट की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है, अदरवाइज़ चलता है। सुबह आराम से उठे और उसके बाद आकर के फिर ट्रेन जो है वो पकड़ ली, तो टाइम काफ़ी बच जाता है। और फिलहाल यहाँ पर डिपार्चर हो रहा है LTT शालीमार एक्सप्रेस का। कुर्ला एक्सप्रेस के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी बस होने ही वाला है। 6 बजे डिपार्चर है और फिर 5 मिनट के अंदर डिपार्चर जो है वो होने वाला है। तो क्या इस ट्रेन को हम ओवरटेक करने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक उससे अगर पीछे में देखूं तो ये 2014 कोच है, काफ़ी पुराना आपको लग रहा होगा। और ये 2020 का कोच, तो 6 साल का डिफरेंस दोनों कोच में है और फ़र्क आप देख सकते हो कि कैसा है। बाकी चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ट्रेन जो है वो कितनी साफ़ सुथरी है। स्टार्ट ही ट्रेन यहीं से हो रही है तो साफ़ सफाई तो अच्छी होगी। बाकी हाँ, ट्रेन तो फ़िलहाल खाली है क्योंकि यहीं से ट्रेन खुलती है। पर एक बात का दुख है, एक बात का दुख वो है, बताता हूँ मैं आपको। तो दुख इस बात का है कि मैंने RAC में टिकट जो है वो बुक की थी, जब RAC 1 था तब मैंने टिकट बुक की थी। और करंट में ना करीब 30 सीट खाली थी 2AC में, तो मुझे लगा आराम से साइड लोड सीट जो मुझे मिली जाएगी। और बस यही था, चार्ट प्रिपेयर हुआ, मेरी सीट जो है कंफर्म हुई, लेकिन साइड लोड सीट जो है वो नहीं मिली। सीट मिली भी तो ये अपर बर्थ जो है वो मिली मुझे। 2AC और साइड लोड की अच्छी बात ये है कि थोड़ी प्राइवेसी जो है वो मिल जाती है। मतलब आराम से मैं यहाँ बैठ करके बातें कर सकता हूँ, फूड रिव्यू जो वो कर सकता हूँ, कोई देखेगा नहीं मुझे आसपास कोई, मतलब ये थोड़ी सी प्राइवेसी जो वो मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो करंट में करीब 29 सीट जो है वो खाली थी और 8 साइड लोड सीट जो थी वो भी खाली थी। पर रेलवे जो पता नहीं क्या है, वो ऑप्ट करने पे भी साइड लोड सीट जो वो देता नहीं है। तो बहुत किस्मत का खेल होता है ये। अभी ट्रेन निकलने ही वाली है और साफ़ सफाई जो है वो हो रही है इस ट्रेन की, बढ़िया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलो बाहर चलते हैं और डिपार्चर जो है वो लेते हैं और इस गोंडवाना एक्सप्रेस की जर्नी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। और बात करें अगर लोकोमोटिव की ना, तो WP7 लोकोमोटिव जो है वही हमें एंड टू एंड तक ले आने वाला है। तो ये देखो, इस तरफ आई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, LTT बनारस। बिल्कुल अपने तय वक्त से सिर्फ 1 मिनट के विलम्ब के साथ अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है भूसावल रेलवे स्टेशन से। और सामने अराइवल हो रहा है बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, यानी कि LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। ये देखो, इसके जनरल में इतनी जगह नहीं है कि, और फिर भी लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं। लो, ट्रेन का डिपार्चर हुआ और चेन पुलिंग जो है वो भी हो गई यहाँ पे। अब ये चेन पुलिंग किसने की ये तो नहीं पता, पर चेन पुलिंग जो है वो हो चुकी है।
तो चेन पुलिंग के बाद वापस फिर से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है भुसावल से। तो भुसावल एक इलेक्ट्रिक लोको शेड है जहाँ पे मेनली WP4, WAG5 और WG9 लोकोमोटिव्स का रखरखाव जो है वो होता है। और एक वक्त था 1960s में जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टीम लोको शेड हुआ करता था, लेकिन उसके जाने के बाद, वो ख़त्म होने के बाद, जब नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन जब उस पर फ्रेट ट्रेन चलना शुरू हुई, तब यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स का रखरखाव जो है, फ्रेट ट्रेन्स के लोकोमोटिव का जो रखरखाव है वो शुरू हुआ। और आज भी आपको यहाँ पे ख़त्म होते WAM4 लोकोमोटिव्स यहाँ पे सुस्ताते हुए दिख जाएंगे। देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, जहाँ पे ये मालगाड़ी खड़ी है, और ये लाइन जो है वो निकल जाएगी खंडवा की तरफ। और इस लाइन पे निकलने के बाद आपको ताप्ती रिवर जो है वो आती है, पर हमारी ट्रेन जो है वो अब सीधा यहाँ से निकल रही है अकोला की तरफ, यानी कि मुर्तज़ापुर। ये जो रूट है ये हम ले रहे हैं, और सामने खंडवा की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। वहाँ से भी हम नागपुर पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो वाया अकोला मुर्तज़ापुर होते हुए नागपुर जो है वो पहुँचेगी। और ये किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर रहे हैं, शायद से LTT शालीमार एक्सप्रेस होने वाली है। और मुझे लगा कि जो LTT शालीमार एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो मलकापुर के बाद होगा, लेकिन जो लाइव ट्रेन स्टेटस है वहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है वो हो गया, और ऑलमोस्ट मिस होते होते बचा वो ओवरटेक। हालांकि बहुत थोड़ा सा ही कैप्चर कर पाया मैं, पर हाँ उसका ओवरटेक जो है वो हो गया मलकापुर के पहले ही। फ़िलहाल तो अपना अराइवल जो है वो होने वाला है मलकापुर में। तो ये है अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट, और ये गोंडवाना एक्सप्रेस 27 छोटे बड़े स्टेशन पे रुकने वाली है। तो बहुत ज़्यादा हॉल्ट इस ट्रेन के। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, और उसके बाद से अपना डिपार्चर जो है वो भी जल्दी से हो गया। तो फिलहाल अभी हम महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में हैं, और यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी काली होती है। ब्लैक सॉइल जो है वो ज़्यादा यहाँ पे आप देखने को मिलता है, और कॉटन का उत्पादन जो है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये है अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट, यानी कि शेगांव। ये कोई जंक्शन स्टेशन नहीं है, पर हाँ एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ज़रूर से। और यहाँ पे आए दिनों जो भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है, और कारण ये है कि यहाँ पे श्री गजानन महाराज जी का एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और लोग वहाँ रुकते भी हैं। बहुत पीसफुल सा, बहुत बढ़िया लोकेशन है वो। तो इस कारण से ना ये जगह बहुत ही प्रख्यात हो गई है, और आसपास के जितने लोग भी हैं ना वो यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और अपना वक्त जो है वो बिताने के लिए। तो यहाँ पे कचौरियाँ जो है वो मिल रही है, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि जो भी मैं कुछ खाऊँ ना वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाऊँ। तो फिलहाल सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट जो है वो अकोला में ऑर्डर करूँ, और लंच जो है वो नागपुर में ऑर्डर करूँ। तो ये कुछ प्लानिंग चल रहा है मेरा। तो चलिए, अपना डिपार्चर हो चुका है शेगांव स्टेशन से, और सामने से मेरे ख्याल से नवजीवन एक्सप्रेस जो है उसका अराइवल हो रहा है। ये चेन्नई अहमदाबाद के बीच में ट्रेन चलती है, और ये भी ट्रेन काफ़ी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। फुल्ली पैक ट्रेन चलती है ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन आती है अकोट की तरफ से। एक छोटी सी लाइन है अकोला और अकोट की, तो ये लाइन वहाँ से आ रही है। और देखो प्योर डीजल लाइन है, मतलब बिल्कुल कोई पोल जो है वो ही लगे हैं इसमें। तो मोस्टली जो डीजल रूट होगा वही होगा ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। तो हाँ, ये लाइन अकोट की तरफ से आ रही है। उसका मतलब ये है कि अकोला जंक्शन पे हमारा अराइवल जो है वो बस होने वाला है। और फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
सुबह के 8 बज चुके हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अगर बात करूं तो यहां पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 7:50, पर ट्रेन यहां पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 मिनट लेट हुई है। 10 मिनट की देर जो है वो तो चलती है। बाकी हाँ, अगर मैं बात करूँ अकोला की तो विदर्भा रीजन का, और एक तरह से अगर बोलूँ मैं तो मुंबई, हावड़ा मुंबई कोलकाता मेन लाइन का ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है वो यहाँ से गुजरती हैं और ये एक मेन स्टेशन है उस रूट का। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये भुसावल की लाइन हो गई। एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है बडनेरा नागपुर की तरफ जो हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है अकोट की तरफ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और एक लाइन और है जो यहाँ से निकलती है पूना, और एक लाइन और है जो कि निकलती है पूना नांदेड़ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए अकोला जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हमारी ट्रेन बिल्कुल खाली निकली थी भुसावल से, लेकिन अकोला में आकर के थोड़ी सीट जो है वो भर चुकी हैं, और नागपुर में तो पूरी ट्रेन जो है मेरे ख्याल से पैक हो जानी है। चलो फिलहाल डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। डिपार्चर जो आप देखिए, और हो सके तो मैं आपको पूना की लाइन जो है ना वो भी आपको डिपार्चर के बाद दिखा दूंगा। अच्छा ये देखो आप, जो पूना की लाइन है ना बिल्कुल हमारे ऊपर से जाती है, घूम करके बिल्कुल हमारे ऊपर से निकलती है पूना की लाइन। तो चलो अब जब तक इस वाली सीट पे कोई आता नहीं है ना, मतलब इस साइड वाली सीट पे, जब तक यहाँ बैठ कर आराम से जर्नी जो है वो एंजॉय करता हूँ नागपुर तक, क्योंकि नागपुर के बाद तो वैसे भी ये सारी सीटें जो है वो भरने वाली हैं। और अभी मैं कुछ पुराने वीडियोस देख रहा था, मतलब अकोला से अकोट की लाइन के बारे में कुछ देख रहा था मैं, तो मुझे एक वीडियो दिखा जहाँ पे अकोला से पूरा खंडवा तक जो मीटर गेज की ट्रेन है वो चल रही थी। हालांकि वो ट्रेन पूरा महू तक जाती थी, तो वो देख कर काफ़ी अच्छा लगा। और वही सोचा था कि काश हमारी रेलवेज़ जो है ना कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रखती, मतलब कुछ मीटर गेज ट्रेन को प्रिजर्व करके रखती हो, कितना अच्छा होता। अब वो सारी चीज़ें जो हैं, मतलब लोग कमेंट्स में देखिए उस वीडियो के नीचे कि लोग अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अपने पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो इसमें ट्रैवल किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ करके थोड़ा सा इमोशनल तो हाँ इंसान हो ही जाता है। पर हाँ मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए और कुछ हिस्सा जो है ना किसी भी मीटर गेज लाइन का प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको देख करके समझ पाए कि पुराने ज़माने में ट्रेन जो है वो कैसे चलती थी, और हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे वो कैसे ट्रैवल करते थे इन ट्रेन्स में। तो मेरे ख्याल से ऐसा छोटा सा रूट जो है वो प्रिजर्व करके रखना ही चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बात मुझे बताइए। फ़िलहाल चलो मुर्तिज़ापुर पहुंचने वाले हैं, तो उसका अराइवल जो है वो देख लेते हैं। और अराइवल हो रहा है मुर्तिज़ापुर रेलवे स्टेशन पे, और यही वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे यवतमाल अचलपुर के बीच में एक नैरो गेज की ट्रेन चला करती थी, और जब तक वो ट्रेन चली एक प्राइवेट ट्रेन के रूप में ही चली थी। और आज भी आपको उस प्राइवेट ट्रेन यानी कि शकुंतला रेलवेज़ के जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फाइनली पहुँच चुके हैं मुर्तिज़ापुर जंक्शन, और बहुत कम देरी का हॉल्ट यहाँ पे देखने को मिला और बिल्कुल कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि अचलपुर और यवतमाल के लिए यहाँ पे ट्रेन बदलें। लेकिन भाई क्यों बदलें, क्योंकि अब तो वो सारी ट्रेनें जो है वो बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ से ना तो अचलपुर के लिए ना तो यवतमाल के लिए कोई ट्रेन चलती है, तो ये पता नहीं क्यों लिखा। अरे यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना मैंने बिल्कुल नहीं की थी, और जल्दी से मैंने आनंद फाड़ ने माता जी को चढ़ने से रोका और तुरंत मैं भी अपने कोच में बैठ गया। और चढ़ने के चक्कर में अब कोई गिरता तो ज़रूर से कोई दुर्घटना जो है वो हो सकती थी। भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। ये लोग इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना पैनिक हो जाते हैं। ये देख के थोड़ा सा बेकार लगा कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और देखो वो जो माता जी थी बिल्कुल वो गिर गई थी। और ऐसे में ना मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब अजीब सा लगता है। और ये मतलब सोचो कि कुछ पल के लिए आप पूरा मतलब अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल देते हो, तो ये बहुत ख़राब चीज़ लगी। हालांकि चलो वो ठीक है, वो उनको चोट नहीं लगी उनको, पर हाँ वो सारे लोग की ट्रेन जो है वो छूट गई, और वो लोग फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है पीछे से ले लेंगे। हालांकि उनको जनरल क्लास में जाना था, शायद वहाँ पे सीट नहीं मिली होगी, इसलिए वो लोग आगे पीछे की तरफ आ रहे होंगे, और ऐसे में ट्रेन जो है वो चलती। पर किसी भी कोच में चढ़ जाते हैं उसके बाद से फिर वो आराम से जनरल क्लास में पहुँच जाते नेक्स्ट हॉल पे। लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आया मुझे बिल्कुल। और ऐसे में
मैं फिर नीचे बहुत देर तक मैं भी नहीं रहा, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती तो मुझे ट्रेन में बैठने में दिक्कत होती, फिर मैं नहीं चढ़ पाता, इसलिए मैं भी फटाक से ट्रेन में बैठ गया। और उसके बाद फिर जब तक चेन खींचने का सोचता था तब तक ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी थी और माता जी भी काफ़ी अच्छे से वो खड़ी हुई, इनको चोट जो वो नहीं लगी थी। पर हाँ, ये देख कर के बुरा तो काफ़ी लगा, बुरा, बहुत सच में बुरा फील हुआ कि ये चीज़ ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब पहुँचने, खैर चलो, अपना नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो सीधे अब बडनेरा होने वाला है, पर उससे पहले थोड़ा टाइम मिलेगा तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वो ठंडा हो रहा है बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद बडनेरा का अराइवल जो है वो देखते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया था साबूदाना की खिचड़ी, बिल्कुल प्लेन खिचड़ी है, कोई टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए ब्रेकफास्ट में मैंने ये मंगा लिया, ताकि और कुछ अटपटा खाने का मन बिल्कुल नहीं था। बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन जो है वो आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हॉल्ट्स हैं इस ट्रेन के नागपुर तक। तो ये है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह 9:12 का, और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची, हालांकि और पहले ट्रेन पहुँच जाती। बाकी अगर मैं बात करूँ बडनेरा की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है नरखेड़ की तरफ। सबसे मज़े की बात ये है कि हमारी ट्रेन जो है वो नरखेड़ की तरफ तो जाएगी ही, लेकिन नागपुर होते हुए पूरा घूम के जाने वाली है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से डायरेक्टली हम नरखेड़ जाएंगे तो काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल घूम करके नागपुर होते हुए जाएंगे हम, तो टाइम तो काफ़ी लगने वाला है। और वैसे यहाँ से आगे आने वाले वक्त में डायरेक्ट बैतूल के लिए भी लाइन जो है मेरे ख्याल से बन जाएगी, तो यहाँ से ट्रेनें जो है वो सीधा बैतूल की तरफ निकल सकती हैं, और टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा ट्रेनों का। और एक तरह से अगर देखा जाए तो भुसावल डिवीज़न का ये आखिरी स्टेशन होने वाला है, इसके बाद से फिर नागपुर डिवीज़न जो है वो शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आमतौर पर यहाँ पे जो क्रू है वो चेंज होता है, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, सभी के जो क्रू है वो यहाँ पे चेंज होते हैं, और इस कारण से ट्रेनों को यहाँ पे काफ़ी स्लैक मिलता है। मतलब नॉर्मली ट्रेनें यहाँ पे लेट चल रही होती है, लेकिन यहाँ आते आते ऑन टाइम जो है वो हो जाती हैं। अगर आधे घंटे 1 घंटे लेट चल रही हो तो अब जो ट्रेनें 5 घंटे 6 घंटे लेट चल रही हैं, भाई उनका तो कुछ नहीं बोल सकते। जैसे हमारी ट्रेन भी करीब 20 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते बिल्कुल ऑन टाइम हो चुकी है। ये देखिए चेन पुलिंग जो है वो हो गई यहाँ पे, तो ट्रेन निकली और चेन पुलिंग जो है वो हो गई। खैर ये देखो आप, ट्रिपल हॉकिंग जो है वो आप सुन सकते हो। वैसे सुबह सुबह का वेदर काफ़ी बढ़िया हो रहा है, मतलब ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, और अच्छी बात ये है ना कि स्टेशन पे ढेर सारे पेड़ जो है वो लगे हैं, जिस कारण से यात्री आराम से बैठ करके छाँव में बैठ सकते हैं, और बड़ा नेचुरल सा बड़ा अच्छा फील होता है ऐसे देख करके। चलो फाइनली डिपार्चर हो गया चेन पुलिंग के बाद। तो इस ट्रेन में तो स्टार्टिंग में चेन पुलिंग हुई, और फिर यहाँ भी चेन पुलिंग जो है वो हो गई, तो काफ़ी टाइम जो है ऐसे वेस्ट हो जाता है। और यही जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन यहाँ से अलग हो रही है नरखेड़ जंक्शन की तरफ। तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है पुलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और जंक्शन किस लिए है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है पुलगांव जंक्शन की। कहीं भी जंक्शन लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको स्टेशन का जब लिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको जंक्शन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब जंक्शन ये उस ज़माने में था क्योंकि यहाँ से एक मीटर गेज की लाइन जो थी ना वो अरवी की तरफ निकलती थी, और अरवी को ये बोला जाता है कि सेंट्रल इंडिया का कॉटन बास्केट आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था, और इसी कारण से ये रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी, ताकि वहाँ से कॉटन जो है वो इस मेन लाइन पे लेकर आते थे, और यहाँ से फिर पोर्ट की तरफ निकलते थे, और उसके बाद से फिर वो लंदन की तरफ यहाँ से जितना भी कॉटन था वो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो ये एक मंशा थी ब्रिटिशर्स की, जिस कारण से उन्होंने इस रेलवे लाइन का विस्तार किया। और आपने शकुंतला रेलवेज़ के बारे में सुना ही होगा, इसके बारे में मैंने आपको मिर्ज़ापुर में बताया था। तो वो एक प्राइवेट ट्रेन थी जो कि अंतिम समय तक प्राइवेट ट्रेन ही चलती रही,
तो कुछ ऐसी ही ट्रेन यहाँ से भी निकलती थी। और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखाऊं तो आपको ये ट्रैक जो है वो दिख जाएगा नैरो गेज का। तो बहुत ही मतलब, और ये पुराना स्टेशन आप देख लो, बिल्कुल कुछ ऐसा हो चुका है वो स्टेशन। और ये नैरो गेज की लाइन जो है वो आपको थोड़ा बहुत दिख रही होगी। यहाँ भी आपको नैरो गेज की लाइन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ ये लाइनें जो हैं बस यही बची हैं यादों के तौर पे। कोई ट्रेन जो है वो अब नहीं चलती इस रूट पे। अब ये चीज़ तो मुझे अच्छे से पता है कि नागपुर के बाद में ये जो साइड लोअर सीट है ना वो चली जानी है, वो मतलब किसी और की होगी। पर नागपुर तक जो है कम से कम ऐसे जर्नी जो वो मैं कर पा रहा हूँ। बाकी अब इसके बाद सीधा हॉल्ट जो है वर्धा होने वाला है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर सेवाग्राम जो है वो हम स्किप करेंगे और फाइनली पहुँचेंगे नागपुर। वैसे अगर बात करूँ वर्धा की तो ये कोई जंक्शन स्टेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी गाड़ियाँ मुंबई से कोलकाता की तरफ जाती हैं या फिर मुंबई कोलकाता मेन लाइन पर निकलती हैं ना, वर्धा उनका एक हॉल्ट जो है वो होता ही होता है। लेकिन हाँ जो गाड़ियाँ साउथ की तरफ से आती हैं ना, वो वर्धा को बाईपास करते हुए सेवाग्राम होते हुए नागपुर निकलती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी वर्धा जो है ना, जितने भी समाज सुधारक रहे उनका एक गढ़ रहा है। महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर टाइम बिताया था। विनोबा भावे जो है उन्होंने भी अपना यहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो वो बिताया हुआ है। तो वर्धा अगर बोला जाए तो इन समाज सुधारकों का एक गढ़ रहा है। और बहुत कम देर का यहाँ पे हॉल्ट है, मतलब सिर्फ 2 मिनट में ही ट्रेन का डिपार्चर जो है वो उसका संकेत हो चुका है। बाकी स्टेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छे अच्छे पेड़ जिनमें बढ़िया बढ़िया फूल जो है वो लगे हुए हैं। तो कोई तो ट्रेन है जो कि साउथ की तरफ से आ रही है, सेवाग्राम को स्किप कर रही है और शायद इसीलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया। अब ये कौन सी ट्रेन है ये देखना पड़ेगा मुझे, पर मोस्टली मुझे लग रही है कोई तो हमसफ़र ट्रेन लग रही है। तो वो ट्रेन थी 06509 यानी कि KSR बेंगलुरु दानापुर हमसफ़र, और अब वो निकल चुकी है। उसके निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन को अब यहाँ से निकलने की अनुमति जो वो मिलेगी। तो चलो सेवाग्राम भी स्किप जो है वो हो गया और अब सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो नागपुर होने वाला है। तो नागपुर करीब 12:40 का अराइवल टाइम है। देखते हैं ट्रेन वहाँ कब पहुँचती है। तो मैं ये जितना भी 80 किलोमीटर का फासला है ना, इस दौरान करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद सीधा मिलता हूँ आपसे नागपुर में, जो हमारी ट्रेन नागपुर पहुँच रही होगी। और मैंने अपना लंच जो है वो भी ऑर्डर वहीं से कर दिया है। तो नागपुर में अच्छा खाना मिल जाता है आपको, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। पर हाँ एक चीज़ है कि कभी भी जब ऑर्डर करना ऑनलाइन तो ज़ोमैटो कभी उस पर ऑर्डर मत करना। ज़ोमैटो अगर आए अगर आपके उस पर लिस्ट पे, तो ज़ोमैटो से ऑर्डर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ज़ोमैटो वाले जो होते हैं वो अंदर नहीं आते स्टेशन के, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो ज़ोमैटो से ऑर्डर बिल्कुल नहीं करना है अगर आप नागपुर हो। बाकी हाँ, बाकी आप तो फिर IRCTC की ई-केटरिंग जो है उसमें जा करके जितने भी आपको एग्रीगेटर मिलेंगे आप वहाँ से आराम से ऑर्डर कर सकते हो। बस हल्दीराम्स भी शायद मेरे ख्याल से डिलीवरी नहीं देता वहाँ पे, लेकिन हल्दीराम्स और ज़ोमैटो को छोड़ करके आप बाकी सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिलीवरी आपको मिल जाती है अच्छे से। चलो दोपहर के करीब 12:30 का वक्त हो रहा है और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो अजनी स्टेशन को स्किप कर रही है। मतलब ये कि नागपुर पहुँचने वाले हैं। एक पावर नैप जो है वो हो गया अच्छे से। अब चलते हैं बाहर। तो चलो भाई, फाइनली अराइवल जो है नागपुर में वो हो रहा है और सामने कोई तो ट्रेन जो है वो जा रही है बिल्कुल पैरेलल में, वो भी निकल रही है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है। थोड़ा हमारी गाड़ी की स्पीड और होती तो समझ में आता कि सामने कौन सी गाड़ी जा रही है। और ये नागपुर मेट्रो। तो जी हमारी ट्रेन तो रुक गई और सामने पता नहीं कौन सी ट्रेन थी वो निकल चुकी है। तो 12:40 का अराइवल था और 12:50 तो यहीं पे हो गया।
तो 10 मिनट ट्रेन तो यहीं पे लेट हो गई, बाकी बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन पहुंचती है अगर यहाँ पे रुकते नहीं कम से कम 15 मिनट। बाकी चलो, अराइवल जो है फाइनली हो रहा है अपना नागपुर में। और सामने खड़ी है तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली MGR चेन्नई सेंट्रल। ये देखो आप, ये जब गर्मी बढ़ जाती है तो ऐसे ही स्प्रे जो है वो किया जाता है ट्रेन के पास, ताकि ठंडक जो है वो बनी रहे। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं नागपुर। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 12:40, पर ट्रेन यहाँ पहुंची है ऑलमोस्ट 15 मिनट की देरी से। हालांकि ट्रेन ऑन टाइम पहुंच जाती, पर ट्रेन बाहर बिल्कुल खड़ी थी आउटर पे। और ये देखो यहाँ से काफ़ी रश, मतलब जो भी कोच में सीट खाली थी ना, सब यहाँ से भर जाएगा। और मेरी साइड लोअर सीट जो है वो भी चली जाएगी अब तो। अब साइड लोअर सीट छोड़ दो, कोई भी लोअर सीट जो है वो बचेगी नहीं, सिर्फ अपर सीट बचने वाली है जिसमें मैं ट्रैवल करूँगा। तो चलो, एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो मैंने खाना ऑर्डर किया था वो मुझे मिल गया जल्दी से। बाकी अब ना सीट पे चलते, क्योंकि रश बहुत बढ़ गया है और अपना सामान छोड़ कर मैं बाहर आया हूँ। वैसे नागपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ना, मतलब आप चाहो तो यहाँ से वेस्ट बंगाल की तरफ निकल सकते हो। मतलब यहाँ से जो गोंदिया की लाइन है, गोंदिया बिलासपुर की लाइन है, वो यहाँ से अलग हो जाती है। यहाँ से एक लाइन निकलती है बैतूल इटारसी तक हम जाने वाले हैं, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये भूसावल वाली लाइन। तो ये सारी लाइनें जो यहाँ के मिल रही हैं, और मेरे ख्याल से एक लाइन यहाँ से ना छिंदवाड़ा की तरफ भी निकलती है। तो इतनी सारी लाइनें जो वो यहाँ के मिलती है, और इसलिए नागपुर जो है एक बड़ा जंक्शन के रूप में काम करता है। मतलब यहाँ से आपको ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन की ट्रेन जो वो मिल जाती हैं, और मेजॉरिटी में जितनी भी ट्रेन साउथ से आती हैं या फिर मुंबई से आती हैं, उन सभी का हॉल्ट यहाँ पे होता है। उन सभी प्रीमियम ट्रेनों का भी यहाँ पे हॉल्ट होता है। तो इसलिए नागपुर जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है वो अभी तक यहीं पे खड़ी है। और फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है नागपुर से। मैं इस साइड पे इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो डायमंड क्रॉसिंग है वो दिखा पाऊँगा। और सामने अराइवल हो रहा है हटिया पुणे एक्सप्रेस का। ये देखो, ये फिर से चेन पुलिंग। ये तीसरी बार हो रहा है इस जर्नी में कि 3 बार इस ट्रेन की चेन पुलिंग जो है वो हुई है। अच्छा, ये इनके लिए हुई थी क्या? कोई सगे संबंधी इनके कोई होंगे? हाँ, जा रही है। आपके किसी सगे संबंधी ने चेन पुलिंग की है क्या? चेन पुलिंग आप ही किसी दोस्त ने की है क्या? अब पता नहीं चेन पुलिंग किसने की, पर ये तीसरी बार हो रहा है जब चेन पुलिंग जो है वो हुई इस ट्रेन में। चलिए फाइनली डिपार्चर जो है वो हो चुका अपना। तो ये देखो, न जाने कितनी बार जब भी नागपुर से डिपार्चर हुआ होगा, नागपुर में आ रहा हूँगा, तो कितनी बार मैंने आपको ये डायमंड क्रॉसिंग जो है वो दिखाया होगा। इंडिया का इकलौता डबल डायमंड क्रॉसिंग। और जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि ये लाइन जो है वो निकल जा रही है गोंदिया की तरफ। तो जितनी भी ट्रेनें यहाँ से कोलकाता के लिए निकलती हैं, हावड़ा के लिए निकलती हैं, वो यहीं से गुजरती हैं। भाई अपनी साइड लोअर सीट जो है वो तो चली गई, अब कोई भी सीट जो है यहाँ पे खाली नहीं दिख रही मुझे। ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी पैक हो चुकी है। तो चुपचाप अब अपनी सीट पे चलते हैं। ये रही मेरी अपर सीट, बैठ के अपना लंच जो है वो करते हैं। तो ये सिंपल सा मील अपने मैंने ऑर्डर किया था। सिंपल आलू की सब्ज़ी है, रोटी है, और गुलाब जामुन खाने का बहुत मन हो रहा था, तो वो जो है वो मैंने मंगा लिया। तो ये सिंपल सा लंच अपना होने वाला है। और नागपुर से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। तो जल्दी से अपना लंच जो है वो फिनिश करता हूँ, और अब सीधा हॉल्ट जो है ना, मतलब नहीं, इस ट्रेन के हॉल्ट तो बहुत हैं। मतलब नरखेड़ भी है,
बैतूल भी है, आमला शायद स्किप है, फिर इटारसी जो है वो पहुंचेंगे हम। तो हॉल्ट तो बहुत है और मैं फ़िलहाल तो अपना लंच जो है वो कर लेता हूँ। तो जैसे ही बाहर आया देखा नरखेड़ जो है वो ट्रेन पहुंच चुकी थी और फिलहाल डिपार्चर जो है वो भी हो चुका अपना। तो सुबह आपको याद होगा कि जब मैं बडनेरा में था, ट्रेन जब बडनेरा में थी तो मैंने बोला था कि यहाँ से एक लाइन जो है वो नरखेड़ की तरफ जाती है और ये रहा नरखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बडनेरा के एक लाइन जो है वो निकल जाती है और बिल्कुल घूम करके यहाँ पहुँचे हम। चाहते तो डायरेक्ट बडनेरा से भी यहाँ पहुँच सकते थे। तो देखो इतने सारे ऑरेंज के फार्म, और इसीलिए नागपुर के आसपास का जितना भी एरिया है ना, बिल्कुल वहाँ पे ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाती है छिंदवाड़ा की तरफ और इसका मतलब ये है कि आमला पे अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। तो शाम के 3:50 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं आमला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आमला जो है वो जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से छिंदवाड़ा की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। और आप मौसम देखो अभी, मतलब जब नागपुर में थे तो ऐसा लगा कि कितनी गर्मी है, बिल्कुल वाटर स्प्रे हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन यहाँ आते आते टेम्परेचर इतना बढ़िया हो गया, मतलब देखो बिल्कुल काले बादल तो नहीं है लेकिन हाँ धूप बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में ना बड़ा ही सूदिंग मौसम हो चुका है। गर्मी जो है वो बिल्कुल अचानक से गायब हो गई और बिल्कुल अच्छा मौसम जो है वो हो गया। और ट्रैवल करने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ से धाराकुआ के बीच में जो घाट सेक्शन है मैं वो आपको दिखाऊंगा और बड़ा ही मज़ेदार घाट सेक्शन है वो। फिलहाल तक की गोंडवाना की जर्नी जो है वो ठीक ठाक चल रही है, मतलब ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच रही है हर जगह। और आमला से निकलने के कुछ ही देर बाद बैतूल पे भी अपना अराइवल हो रहा है। और क्या खूबसूरत स्टेशन लग रहा है, मतलब ये बढ़िया चीज़ की गई है कि बीच बीच में ऐसे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है स्टेशन ये। और ऊपर से मौसम ने तो आज सच में एकदम अनोखा करवट लिया है बिल्कुल। वैसे बैतूल पहुंचने का सही समय था 3:18 का, और लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट की देरी से पहुंची है। तो हाँ बिल्कुल लेट तो हो चुकी है ट्रेन, पर हाँ मौसम जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। मौसम मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी बिल्कुल कि बारिश जो है वो देखने को मिलेगी हमें, और वही बिल्कुल घाट सेक्शन के पहले, घाट सेक्शन जो है वो आने वाला है और उससे पहले इतनी खूबसूरत बारिश जो है वो देखने को मिल गई है। तो गर्मी से राहत तो बिल्कुल मिल चुकी है और वाकई में सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप एंजॉय करिए इस घाट सेक्शन को, और अगर बारिश तेज़ हुई तब तो और ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि शायद बारिश जो है वो उस हिसाब से नहीं होने वाली है। और ये घाट सेक्शन खूबसूरत तो है लेकिन बारिश के बाद ना ये और खूबसूरत दिखता है। और इस रूट पे, इस सेक्शन पे बैक टू बैक 3 टनल जो हैं वो आते हैं।
और इस गुड्स ट्रेन में WP7 लोकोमोटिव को देख करके आप ये मत सोचिए कि ये इसे हॉल कर रहा है, ये शायद से डेड लोकोमोटिव है जिसको किसी और शेड पे लेके जाया जा रहा है। और ये देखो अभी हम बिल्कुल बारिश में भीग करके आ रहे हैं और जैसे ही घाट से हम नीचे उतरे, ये देखो बिल्कुल धूप जो है वो शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारिश हुई नहीं है, बिल्कुल सूखा है ज़मीन, बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई यहाँ पे। अब ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी जस्ट बारिश से हम निकलेंगे और यहाँ आते आते ऐसी धूप हो जाएगी, लगेगा कि बिल्कुल बारिश कहीं थी नहीं। और आप देख सकते हो कि मेरे ग्लासेस में भी आपको बूंद जो है वो दिख रही होगी। तो जस्ट बारिश में भीग करके हम आ रहे हैं और यहाँ आते आते ऐसी धूप जो है वो दिखने लगी जैसे मानो, और ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त के मानसून को छोड़ करके वापस हम अप्रैल मई की गर्मी में वापस आ गए। खैर ये है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन और यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर के बाद है इटारसी जंक्शन। तो अब देखते हैं कि ट्रेन वहाँ टाइम से पहुँचती नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन तो ऑलमोस्ट 40 मिनट के डिले के साथ चल रही है। फाइनली अपना अराइवल होने वाला है इटारसी जंक्शन पे और बहुत ही अच्छा कवर किया ट्रेन ने, बहुत ज़्यादा अच्छा कवर किया ट्रेन ने। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम ऑन टाइम पहुंचेंगे इटारसी, पर वैसे अगर देखा जाए वैसे तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो इटारसी में पहुँचने का जो सही समय था वो था 5:45 और अभी वक्त हो रहा है 5:42 का। तो 3 मिनट अभी बचे इटारसी पहुंचने में। ऑलमोस्ट इटारसी के बिल्कुल होम सिग्नल पे खड़े हैं, बिल्कुल बाहर खड़े हैं, बिल्कुल आउटर पे खड़े हैं हम। और अगर हमें सिग्नल मिलता है, देखो अभी फ़िलहाल अगर आपको दिखाऊं तो सिग्नल जो है वो रेड है। तो जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है आगे प्रोसीड करने का, तो ऑलमोस्ट हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे इटारसी। तो ये चीज़ तो है, काफ़ी बढ़िया कवर किया हमारी ट्रेन ने। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, 2 ट्रेनें जो हैं वो वेट कर रही हैं इटारसी में अंदर आने के लिए। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आ रही है खंडवा की तरफ से। तो खंडवा की तरफ से कोई 2 ट्रेन जो है वो आ रही हैं और दोनों ट्रेनों को इंतज़ार करना पड़ेगा अभी अराइवल के लिए। बिज़ीएस्ट रेलवे स्टेशन है, बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है और आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब ये दोनों कौन सी ट्रेनें हैं मैं एक बार अराइवल चेक करके देखता हूँ। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 5:45। और आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि ट्रेन यहाँ पे ऑन टाइम पहुँचती, लेकिन ट्रेन यहाँ पहुँची है 6 बजे, यानी कि 15 मिनट के डिले के साथ। और सुबह करीब 6 बजे भुसावल से हमने अपनी जर्नी जो है वो शुरू की थी इस ट्रेन में, और अभी वक्त हो रहा है शाम के 6 बजे, यानी कि करीब 12 घंटे का सफ़र जो हमने इसमें तय कर लिया है। और 12 घंटों में हम सिर्फ 691 किलोमीटर की जर्नी जो है वही पूरी कर पाए हैं और अभी भी काफ़ी लंबी जर्नी करनी बाकी है। तो देखते हैं कि वो जर्नी कैसी कटती है, ट्रेन कितनी लेट होती है। और एक और चीज़ है कि हमारी ट्रेन जितनी लेट होगी, आगे हो सकता है कि और कुछ प्रीमियम ट्रेनों के साथ इसका ओवरटेक या फिर ये किसी को ओवरटेक करे, ऐसा कुछ संभावनाएँ जो है वो बन सकती हैं। तो और अगर बात करूँ इटारसी की, तो जी हाँ, इटारसी एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बड़ा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि बैतूल नागपुर वाली लाइन, और एक लाइन जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी जहाँ पे 2 ट्रेनें जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी यहाँ अंदर आने के लिए। पता नहीं वो शायद एक तो तुलसी एक्सप्रेस हो सकती है और दूसरी मेरे ख्याल से LTT गोरखपुर जो है वो होगी। तो ये दोनों ट्रेनें जो है वो इंतज़ार कर रही थी वहाँ पर। और तो वो लाइन जो है वो खंडवा की तरफ से आती है, तो वो एक लाइन, और बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो जबलपुर के लिए निकलती है और एक लाइन
सीधा निकलेगी यहाँ से भोपाल के लिए, इधर हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिल रही हैं और इटारसी इसीलिए एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये कहते हैं कि इंडियन रेलवेज़ का ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको चारों दिशाओं के लिए ट्रेन जो है वो मिल जाती है। तो चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है इटारसी से और यहीं सांची का बिल्कुल स्टोर था, तो मैं तो जब वहाँ चाय लेता हूँ और वहाँ की चाय भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है पर हाँ पीने योग्य है। बाकी चलो अब हो चुका है इटारसी से डिपार्चर और बस ये मन में है कि नर्मदा माता के दर्शन जो है ना वो इसी दिन के उजाले में हो जाए तो बड़ा मज़ा आए। उद्योग नगरी एक्सप्रेस प्रतापगढ़ से, अब ये प्रतापगढ़ से खुलने लगी, मुझे लगा शायद ये पहले कानपुर से खुलती थी। तो उद्योग नगरी एक्सप्रेस जो है वो अब प्रतापगढ़ लोकमान्य तिलक के बीच चल रही है। पता नहीं, मुझे शायद ऐसा लगता था कि ये कानपुर से चलती थी और ठीक इसके पीछे ना जो जबलपुर की लाइन जो है वो हमसे अलग हो जाती है और जब तक ये ट्रेन क्रॉस होगी तब तक जबलपुर की लाइन जो है वो निकल चुकी होगी। चलो निकली तो नहीं बट हाँ ये देख लो आप, वो सामने जो लाइन आप देख रहे हो ना यही लाइन जबलपुर की लाइन है और हम सीधा निकल चुके हैं अभी भोपाल की तरफ। और ये इटारसी स्टेशन के ठीक बाद आने वाला हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर। इसी का यही खेल है कि सब प्रिवेसी जो है बनी रहती है, सब लोग पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता, बिल्कुल कौन जाग रहा है कौन सो रहा है तो वो बिल्कुल समझ नहीं आता। बाकी चलो होशंगाबाद जो है बस पहुंचने वाले हैं और फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट सूर्यास्त जो है वो हो चुका है, हल्की हल्की लौ जो है वो बची हुई है बस। और अगर थोड़ा जल्दी और पहुँचे ना हम तो नर्मदा माता के दर्शन। तो बिल्कुल शाम जो है वो अब अच्छे से ढल चुकी है, बस हल्की फुल्की किरणें जो है सूरज की बची हुई हैं, जो हल्का फुल्का उजाला जो है वो किए हुए हैं। लेकिन दुख की बात ये है ना कि अब यहाँ से निकलते ही तुरंत नर्मदा माता जो है वो आएंगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी और शाम ढलेगी ना बस दिखना बंद हो जाएगा सब कुछ। मेरा मन बस ये है कि बस इसी उजाले में कम से कम नर्मदा माता के दर्शन जो है वो हो जाए। अब ये जो भी ट्रेन है ये नर्मदापुरम को स्किप कर रही है। और ये मेरे ख्याल से बलिया दादर एक्सप्रेस है। चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो गया नर्मदापुरम से। इसका पहले नाम था होशंगाबाद रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल ठीक ठाक उजाले में फाइनली नर्मदा माता के दर्शन जो है वो हो जाते हैं और बहुत खुशी हुई ये देख करके। और सिर्फ नर्मदा माता के दर्शन नहीं बल्कि बुधनी घाट भी अच्छा खासा दिख जाता है, इसकी उम्मीद बिल्कुल मैंने नहीं की थी। इस ढलती शाम में बुधनी घाट को देखना एक अलग अनुभव है, मतलब हर तरफ बहुत शांति थी और शाम के वक्त ना जब सब कुछ धीरे धीरे उजाला जो है वो कम हो रहा होता है उस वक्त तो सच में बुधनी घाट जो है वो बहुत ही अलग दिखता है। और पहली बार मैं बुधनी घाट को ऐसे देख रहा हूँ, हालांकि बारिश के वक्त में ये घाट सेक्शन बहुत ही खूबसूरत लगता है।
और ये कुछ आखिरी रोशनी है जब चारों तरफ अंधेरा छाने वाला है। तो चलो कुछ देर में ट्रेन जो है वो पहुंचेगी भोपाल। पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि अगर मैं करंट रिजर्वेशन चार्ट दिख रहा था उसमें ये दिखा कि कुछ जो साइड ओवर सीट थी ना वो बिल्कुल एंड टू एंड खाली थी, मतलब भूसावल से लेकर के निज़ामुद्दीन तक खाली दिखा रही थी वो। और फिर भी मुझे साइड ओवर बर्थ जो है वो अलाउड नहीं हुई, मतलब ऑलमोस्ट 10 साइड ओवर सीट जो थी वो खाली थी और ऑप्ट करने के बाद भी साइड ओवर सीट जो है वो नहीं मिली। मैंने देखा कई बुज़ुर्ग लोग भी थे उनको अपर बर्थ जो है वो मिली हुई है। तो ये लॉजिक रेलवे का बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे सीट अलॉटमेंट जो है वो होता है। हाँ, लक होता है तो साइड लोअर सीट मिल जाती है, पर ऑप्ट करने के बाद भी कभी कभी खाली होने के बाद भी आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करती है। और आप लोग पूछते हो ना कि आपको साइड लोअर सीट जो है वो कैसे मिल जाती है, तो बस वो लक का खेल है, मिल जाता है। और कभी कभी तो भाई इतना खाली होने के बाद भी साइड लोअर सीट जो है वो नसीब नहीं होती है। वैसे अगर बात करूँ भोपाल की ना, तो मैंने भोपाल में काफ़ी समय जो है वो बिताया है। और अभी हाल में एक मूवी जो है वो आई थी नेटफ्लिक्स पे, द रेलवे मैन करके। और वो मूवी देखने के बाद ना, मतलब रेलवे की जो रिस्पेक्ट है ना वो क्या बढ़ी है। मतलब जब 1984 में जब वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो उस टाइम पे ना पूरे इस लाइन को ब्लॉक कर दिया गया था। मतलब कोई भी यहाँ से ट्रेन जो है वो गुजर नहीं सकती थी। मेरे ख्याल से गोरखपुर एलटीटी शायद थी जो यहाँ आई थी, और काफ़ी नुकसान जो है उसमें लोगों को उठाना पड़ा था। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। इवन जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी उनके साथ भी बहुत दिक्कत हुआ। और किस तरीके से जो रेलवे के ऑफिशियल थे उन्होंने आम लोगों की मदद की वो बहुत सराहनीय था। बहुत टाइम के बाद भोपाल जंक्शन पे अराइवल हो रहा है अपना, देख रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ रात के वक्त में स्टेशन गुजर जाता ये। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हो रहा है। ये अराइवल हो रहा है बिलासपुर बीकानेर का, भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मेरे ख्याल से। तो वक्त हो चुका है शाम के 7:40 का और फाइनली पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 7:25 पर। ऑलमोस्ट ट्रेन 10 मिनट लेट यहाँ पहुँची है। इतना लेट जो है वो तो चलता है। ऑलमोस्ट हमने 780 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है और 13.5 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है। तो ठीक ठाक रफ्तार में यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, वो ये कि मेरे भी वैभव भाई से बात हुई थी जो कि यहीं भोपाल के रहने वाले हैं। तो उनसे बात होते होते उन्होंने ये बोला कि आपकी ट्रेन में सिर्फ 2 स्लीपर कोच जो है वो लगते हैं। और ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस हाँ ये पता था कि हमारे इस ट्रेन में करीब 10 थर्ड एसी जो है वो लगते हैं, 2 सेकंड एसी हैं और एक फ़र्स्ट क्लास है। और वहीं अगर बात करूँ जनरल क्लास की तो 2 जनरल क्लास है और उसके साथ ही साथ एक SLR कोच जो है वो लगा हुआ है। तो स्लीपर कोच की संख्या तो बहुत कम हो गई है, मतलब सिर्फ 2 ही स्लीपर कोच जो है वो इस ट्रेन में लगे हुए हैं। अब ऐसे में होता ये है कि जो लोग थर्ड एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग स्लीपर में ही यात्रा करना चाहते हैं, उनको दिक्कत तो होती है क्योंकि उनको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा वो पे नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको मजबूरी में जनरल कोच में सफ़र करना पड़ेगा। और वहाँ भी सीटें जो हैं वो कम है क्योंकि सिर्फ 2 ही जनरल कोच जो है वो इस ट्रेन में लगे हुए हैं। अब रेलवे तो कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोचेज़ हैं ना उनको लाया जाए ताकि आम लोग भी एसी कोच में यात्रा कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि स्लीपर कोच की भरपाई जो है ना वो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच जो कभी नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो चलाई गई है जिसमें प्योरली स्लीपर कोच ही लगे होते हैं और कुछ जनरल कोचेज़ भी होते हैं। तो वैसी ट्रेन्स भी चलाई जाएँ, एक स्पेशल वैसी ट्रेन्स भी हो जिनमें स्लीपर कोचेज़ हों, तो फ़ायदा जो है वो हो सकता है आम जनता को। बाकी हाँ, ऐसे स्लीपर कोच को कम करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत की बात है क्योंकि ये नामी ट्रेन्स है और इन नामी ट्रेन्स में से अगर स्लीपर कोच ही गायब हो जाएंगी तो फिर लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। खैर बाकी चलो, यहाँ से मैंने अपना डिनर जो है वो ऑर्डर किया था, मिल गया मुझे। अब आराम से डिनर जो है वो करूँगा और इसके बाद ना बिल्कुल भोपाल के बाद वही बिना, झांसी और ग्वालियर वाला रूट बचा हुआ है और वो भी रात के वक्त में निकलेगा। मैं कोई स्टेशन जो है वो कवर नहीं करने वाला, स्पेशल कोई स्टेशन जो है वो कवर नहीं करने वाला। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल रेलवे स्टेशन से। और देखो डिनर जो है वो मैंने सिंपल सा मंगाया है, राजमा राइस
मुझे बहुत पसंद है, तो ये डिनर जो है वो करूँगा मैं। और बाकी अब इसके बाद ना कुछ दिखाना कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि बिल्कुल रात के अंधेरे में सब कुछ निकलने वाला है। गाड़ी बिल्कुल 130 की रफ्तार में चल रही है, और ये सीट जो है ये मैंने किसी बस ऐसी लीज पे ली है बस खाना खाने के लिए। फिर वापस मुझे ये सीट देनी पड़ेगी और वापस अपने अपर बर्थ पे जाके लेटना पड़ेगा। तो जब तक है, मतलब जब तक अभी बैठे हैं और तब तक डिनर जो है वो यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं, और उसके बाद तो अपनी सीट पे ही सोना है। बाकी अपना डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, राजमा राइस जो है वो है, और ऑनलाइन अच्छा ही मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है। तो चलो डिनर करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। अब मुझे नहीं पता कहाँ मिलूँगा मैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और शक्ल आप देख सकते हो, बिल्कुल अचानक से तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, और जब सुबह उठा तो देखा तो ट्रेन जो है वो निज़ामुद्दीन पे खड़ी है। तो ट्रेन जो थी वो करीब 50 मिनट लेट चल रही थी, जिस कारण से कुछ ओवरटेक जो मैं ट्रैक कर रहा था वो हुआ नहीं। बाकी 5:50 पे पहुँचे हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। शेड्यूल अराइवल जो था वो था करीब 5 बजे का सुबह। ये थी मेरी गोंडवाना एक्सप्रेस की जर्नी, जहाँ पे मैंने पूरा वो गोंडवाना रीजन जो है वो कवर किया। और बाकी चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गाड़ी संख्या 12,708 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति के समय में आज परिवर्तित किया गया है। ये गाड़ी आज 6 बजकर